शहर के लोग सायरन की आवाज सुनकर शहर छोड़कर भाग रहे थे। क्योंकि उस समय चारों तरफ युद्ध चल रहा था, जैसे अभी बसें भरी हुई होती है। उस समय ट्रेनों का भी यही हाल था। राजू भी अपने पूरे परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रहा है। कोई नहीं जानता कि वह कहां जाएगा और क्या करेगा। सब भाग रहे हैं, इसलिए वह भी भाग रहा है। उसका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वह बहुत गरीब है और ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद सकता। राजू का परिवार ट्रेन के अंदर चढ़ता है। ट्रेन फिर से बहुत तेजी से चलने लगती है। वे लोग ट्रेन के एक कोने में चुपचाप बैठे। बच्चे इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वे बहुत थके हुए होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन में लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेन मुंशी घाटी से छोड़कर जाता है। मुंशी घाटी से एक टिकट चेकर ट्रेन में चढ़ गया। राजू भी थक गया था और सो गया। चेकर ने उसे उठाया और कहा, अभी तक नीचे क्यों बैठे हो? सारी सीटें अभी खाली हैं। उठो और बच्चों को ऊपर सुला दो, नहीं तो उन्हें सर्दी लग जाएगी। राजू तुरंत खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को ऊपर वाली सीट पर सुला देता है और खुद भी सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन पूरी तरह खाली हो जाती है। इन दोनों को छोड़कर केवल कुछ लोग रह जाते हैं। टिकट चेकर ने कहा, मुझे अपनी टिकटें दिखाओ, तुम कहां जा रहे हो? राजू ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ भाई। मैं दुकान पर चाय बेचता था। मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं भाई। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत से लोग टिकट नहीं खरीद पाए हैं, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो बस वहीं जाऊंगा जहाँ भगवान मुझे ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जहाँ भी ये ट्रेन रुकेगी, हम भी वहीं उतरेंगे। ये ट्रेन कन्नूर जा रही है, क्या आप भी वहां जाएंगे? आप किस देश से आ रहे हैं? मेरा कोई देश या घर नहीं है। मैं किसी से मदद ले लूंगा और उसके घर में रहूंगा। कोई मेरी मदद जरूर करेगा। मेरे 2 छोटे बच्चों को देखकर कोई मेरी मदद जरूर करेगा। टिकट चेकर ने और ज्यादा कुछ बात न करते हुए अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और दूसरे कोच में चला गया। मुंशी घाटी से निकलने के बाद ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही थी। अचानक ट्रेन रेलवे ट्रैक से फिसल जाती है और सभी केबिन पलट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कोई नहीं जानता कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ।
राजू को याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब राजू को होश आया तो पता चला कि वह कोची के एक जनरल अस्पताल में भर्ती है। रेल दुर्घटना को 3 दिन बीत चुके थे। अस्पताल में सभी को देखने कोई न कोई आ रहा है, लेकिन मुझे देखने कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरे बच्चे और पत्नी सुरक्षित हैं? उसने डॉक्टर, नर्स और सभी से पूछा कि क्या कोई उससे मिलने आया है, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं कह सका। राजू बहुत डर गया और चिंता करने लगा। और 3 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से निकलकर वह सबसे पहले अपने घर गया। उसने सोचा कि हो सकता है उसकी पत्नी बच्चों को लेकर यहां वापस आ गई होगी, लेकिन नहीं, यहां भी कोई नहीं था। वो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है और क्या कर रही है। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था और वह बहुत भूखा था। अब लगता है उसे भीख ही मांगनी पड़ेगी। और तभी सड़क पर चलते हुए उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अरे केसर भैया, क्या आपने मेरी पत्नी और बच्चे को यहाँ आते देखा? नहीं, मैंने तो तुम्हारी बीवी और बच्चों को यहाँ नहीं देखा। फिर वे लोग कहाँ चले गए? वे मुझे अस्पताल में देखने भी नहीं आए। इसके बाद राजू ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए और जल्दी से रेलवे स्टेशन जाकर कुन्नूर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। राजू मुंशी घाटी ट्रेन स्टेशन पर उतर गया। इसके बाद वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा, क्योंकि यहां पर ही वो बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। तो हो सकता है यहां पर कुछ सुराग मिल जाए। उनका राजू इसी उम्मीद से यहां आया है। जब राजू चलते चलते मुंशी घाटी के मैदान में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। आसपास बस पेड़ पौधे हैं, कोई भी घर नहीं दिख रहा। तभी वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है। हाँ, यहाँ पर ही तो वो एक्सीडेंट हुआ था। तभी राजू के आंखों में आंसू आ गया। उसने देखा 2-3 बोगी अभी भी यहां पर पड़ा है, लेकिन इस खाली मैदान के बीच किसको पूछेगा? वो आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी उसने देखा रेलवे लाइन से हाथ में एक टॉर्च लेकर कोई आ रहा है। राजू बस देखता रहता है। टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर पड़ने की वजह से वो आदमी की शक्ल नहीं देख पा रहा। वो आदमी भारी आवाज में बोला, कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? राजू डर डर के बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ काम नहीं है तो यहाँ पर इतनी रात को क्यों खड़े हो? आत्महत्या करने आए हो या फिर इस ट्रेन के पार्ट चोरी कर रहे हो? नहीं नहीं, ये सब कुछ भी नहीं किया मैंने। तो फिर इतनी रात को यहाँ पर हवा खाने आए हो क्या? आपको नहीं पता क्या थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मुझे पता है, मैं भी उस ट्रेन में था। हाँ, तुम भी उस ट्रेन में थे, तुम फिर नहीं मरे।
अगर मरता तो टेंशन खत्म हो जाता, लेकिन मेरे साथ बीवी और 2 बच्चे भी थे। अभी उनका कोई नमो निशान नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अगर कोई सुराग यहाँ से मिल जाए। ओह, तो तुम वही आदमी हो। क्या आप मुझको जानते हो? आपको क्या पता है वो तीनों कहाँ हैं? प्लीज मुझे बोलिए, अगर आपको पता है तो। उसने कुछ नहीं कहा, बस टॉर्च बंद कर दी और राजू को कुछ पता नहीं चला। जब थोड़ी लाइट आई तो राजू देख के पहचान गया। ये तो वही चेकर साहब हैं जो ना टिकट होते हुए भी मुझे कुछ नहीं बोला था। कृपया मुझे बताएं कि क्या वो लोग जिंदा हैं क्या? चेकर साहब राजू को बोला। मेरे साथ आइए। कहाँ जाना है? आपकी बीवी और बच्चों के पास, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी पैर चलाना। मुझे जल्दी ही यहाँ वापस आना होगा। आज भी मेरी नाइट ड्यूटी है। राजू फिर चेकर के पीछे रेलवे लाइन के किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वे दोनों मैदान के करीब आ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे दोनों एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने टॉर्च को जंगल की तरफ घुमाया और कहा, वो जो देख रहे हो जंगल, उसके पीछे मेरा घर है। मैं घर तक नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। आपकी बीवी और बच्चे मेरे घर पर सुरक्षित रह रहे हैं। जाओ, चले जाओ। राजू कुछ देर अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में कुछ शक हुआ कि उसको घर दिखाने के बाद चेकर साहब अचानक अंधेर में कहा गायब हो गए। ये क्या हुआ? चेकर साहब तो यही थे, कहाँ गायब हो गए इतनी जल्दी? उसने मन ही मन सोचा। तो क्या वो एक भूत था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कहा आज्ञा में आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बहुत दूर तक चलने लगा। कुछ देर बाद वह जंगल के पास पहुंच गया। एक छोटा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज उसको सुनाई देती है। राजू खड़ा हो जाता है वहां पर और फिर धीरे से बोला, क्या घर पर कोई है? अंदर से जो रोने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। तभी राजू को अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये मेरे बच्चों की आवाज लगती है। तो क्या चेकर साहब ने सही कहा था? राजू की बीवी जल्दी से बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। राजू को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगे। आप जिंदा हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों को वापस मिल पाऊंगा। राजू बच्चों को लेकर अंदर चला गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लेटे लेटे रो रही थी। उन्होंने कहा, कौन है बेटी? तुम्हारा पति वापस आ गया है? हाँ माँ। सब लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा कब वापस आएगा?
वही मेरा सब कुछ था। उसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? राजू की पत्नी अपनी बूढ़ी मां के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। दो दो बेटे का कुछ खाने के लिए दो बेटी। घर में जो कुछ भी है उसको दो। राजू की पत्नी उसे कुछ खाने को देती है। खाना खाने के बाद राजू को ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिला। ये दोनों बच्चे भी खुशी से खेल रहे थे। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। राजू अपने लोगों को वापस पाकर बहुत खुश था। रात को खाना खाने के बाद दोनों सोते हुए उस घटना के बारे में बात कर रहे थे। राजू की पत्नी ने कहा, मुझे रेल दुर्घटना वाली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बचाव कार्य कर रहे हैं। दोनों बच्चे भी रो रहे थे। हमने तुम्हारे बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ लोग हम तीनों को इस घर में ले आए। इस बूढ़ी माँ का एक ही बेटा था। वह टिकट चेकर था। वह भी दुर्घटना में मर गया। बूढ़ी माँ से कुछ नहीं कहा गया। बस इतना कहा गया कि हम उसके बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाँ, वो सच में मर गए हैं। हाँ, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? राजू यहां पर कैसे आया? उसने पूरी बात नहीं बताया, बस बोला, हर जगह पूछते पूछते यहाँ आ गया। ठीक है, सुनो, कल सुबह हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। बूढ़ी माँ को यहाँ पास के लोग ही देख लेंगे। अगर कुछ समस्या हुई तो हम आकर बूढ़ी माँ को हमारे साथ ले जाएंगे। मैं उस टिकट चेकर की आत्मा का आभारी हूं। पहले मैं सोचता था कि भूत सिर्फ डराते हैं, लेकिन जब समय आता है तो भूत मदद भी करते हैं। ये उस टिकट चेकर की आत्मा ने साबित कर दिया।